हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि एचबीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, आपका पेपर 20 तारीख को होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो बना के दूंगा जिसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 70 to 80% तो मार्क्स इन 5 दिनों में मैं कवर करवा दूंगा। बाकी जो आगे के 30 to 20% मार्क्स हैं वो आपकी मेहनत के ऊपर हैं कि आपने कितना कर रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर आपको मैथ के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सारे फॉर्मूले हैं आपके लिए और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। एल क्या है? एक सेट है। किस चीज़ का सेट है? ऑल लाइन्स का, मतलब इसके अंदर सारी के सारी लाइन्स हैं। ठीक है, इन अ प्लेन एंड आर विद द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इक्वल टू, आर एक रिलेशन है और आर क्या डिफाइन कर रहा है? L1 और L2, यानी कि दो टर्म्स आएंगी L1 और L2। ठीक है, और L1 इज़ द परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। ये हमारा क्या है? रिलेशन है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट आर इज द सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सॉल्व करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या देखना होता है हमें कि ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में आना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ L1 और L2 दो अलग अलग टर्म्स हैं, है ना, दो अलग अलग लाइन्स हैं। बट अगर आप L1 और L1 ही रख दो, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है ना ए और ए रखना है, तो L1 और L1 ही रख दो, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1? L1 ही L1 पर परपेंडिकुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई लाइन है L1 वो उसी पर परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि L1 और L1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर प्रूफ भी यही करना था, नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है कि सिमेट्रिक के लिए पहले आपको दो कंडीशन दे रखी होती हैं। तो पहली कंडीशन कंपलसरी होती है जिसमें हम कहते हैं कि ए और बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो यानी कि ए और बी मतलब दो अलग अलग टर्म। एज्यूम करते हैं कि L1 और L2 ले लेते हैं हम, यानी कि दो लाइन ले ली हमने L1 और L2, और ये जो है ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि दो लाइन आपस में क्या हो सकती हैं? परपेंडिकुलर हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। ये तो एज्यूम करना है, मतलब ये कंपलसरी वाला नेचर का होता है पहला वाला। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि L1 जो है एक लाइन है, उस पर L2 जो है परपेंडिकुलर है। ऐसा करने के बाद हम ये बोलेंगे कि क्या कभी ऐसा, मतलब इसका उल्टा भी यानी कि इन्वर्स भी सेटिस्फाई होगा? क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। दोनों जब L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो L2 भी L1 पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि L1 और L2 का रिलेशन भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो L2 और L1 का भी रिलेशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। फिर इसके बाद हमें देखना होता है ट्रांजिटिव। थर्ड है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव क्या कहता है? देखो ट्रांजिटिव ये कहता है कि ए बी का रिलेशन होना चाहिए, फिर बी और सी का रिलेशन होना चाहिए। ये दो रिलेशन आपके कंपलसरी होते हैं, ठीक है ना। देन ए और सी का रिलेशन भी होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये एज्यूम करना, पहली दो कंडीशन तो एज्यूम होगी कि L1 और L2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं।
मतलब हमने एज्यूम करा कि L1 और L2 दो लाइन हैं, L1 और L2 दो लाइन हैं जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब L1 L2 इज बिलोंग्स टू R हो रहा है यहाँ पर, है ना। फिर L2 जो है किसी तीसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, L2 और L3 तीसरी लाइन ले ली हमने, मतलब L2 पर एक तीसरी लाइन दे दी L3 जो कि आपस में क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे कि L2 जो है L3 पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों चीज़ें ना हमें ना एज्यूम करनी होगी कि ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर हम इसके बाद ये चेक करेंगे कि L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 जो है L3 पर है। फिर ये बताना होगा कि L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं या नहीं, एंड देन फिर चेक करेंगे कि L1 और L3 की मतलब रिलेशन देखेंगे कि L1 जो है परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा L3 के, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो L1 और L3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि L1 और L3 का कंसेप्ट जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ आ रही है? ये क्या हो गया आपका, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। बात समझ आ रही ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पेपर में आ जाएगा तो बच्चों को कंफ्यूज जरूर करेगा ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये लाइन का कंसेप्ट आ गया, बच्चा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा नहीं पाता, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। नोट करिए इसे फटाफट से, पॉज करके वीडियो को। अगला देखिए, अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 एंड 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर इसमें ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है दोनों की, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू सबकी होती है, चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, सबकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती ही होती है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो भाई कॉस की वैल्यू जो 1/2 होती है वो होती है 60 पर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे π/3 प्लस 2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर। तो ये हो जाएगा π/6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो π/3 प्लस π/3, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ठीक है, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, मैट्रिक्स का है, आपको ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो A और B यहाँ पर है और A और B यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को एक साथ एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो AB और इस दोनों को लेते हैं, तो A माइनस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, -1 के, और 2A माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। दोनों माइनस के हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का A और ये आ जाएगा माइनस का 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, A की वैल्यू आ गई 1, तो A की वैल्यू को इसी में पुट कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट A माइनस बी इक्वल टू में 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू में 1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू में b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, b की वैल्यू और a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। 2a + d इक्वल टू में 5 होगा, 2a + d इक्वल टू में 5, a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। d की वैल्यू 3 आ गई तो इधर पुट कर देंगे, तो 3c + d इक्वल टू में 13, और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3, तो उधर जाके 10 हो जाएगा ये, और 3c इक्वल टू में 10 हो गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस इतना ध्यान रखना था कि जो सेम टर्म है उनको पहले आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, उससे ही वैल्यू आपकी आ जाएगी। नोट करिए इसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बताओ k की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, ये वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, LHL RHL दोनों बराबर होते हैं एट पॉइंट के। ठीक है,
तो यहाँ पर LHL क्या होगा, LHL वो होता है जहाँ पर वैल्यू कम होती है, तो ये वाला LHL होगा, ठीक है, और ये RHL होगा, और यही एट पॉइंट होगा क्योंकि इक्वल जहाँ होगा वही एट पॉइंट होता है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसमें करने के लिए। LHL को फाइंड करते हैं पहले, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस लगा देते हैं LHL के लिए, ठीक है, और फंक्शन क्या रहेगा kx + 1 LHL के लिए ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर 5 रख दिया तो ये हो जाएगा 5k + 1, ठीक है। इसी प्रकार से फिर RHL निकालेंगे। RHL में लिमिट x टेंड टू 5 और फंक्शन रहेगा 3x - 5, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 5 गया तो 10, ठीक है। दोनों को बराबर रख देंगे, 5k + 1 इक्वल टू में 10 उधर गया तो ये हो जाएगा 5k इक्वल टू में 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। दो नंबर के क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द फंक्शन y = x sin 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसको कितनी बार डेरिवेट किया जा रहा है, 2 बार डेरिवेट किया जाए। तो इस वाली इक्वेशन को भी 2 बार डेरिवेट आप कर दो बिना सोचे समझे। देखिए y = में x sin x है, x sin 3x, u × v का रूल लगेगा इसमें, तो u × v का रूल सबको पता होता है, u का डेरिवेटिव v + uv डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy/dx इसका डेरिवेट करा तो 1 हो जाएगा और sin 3x प्लस इसको एज इट इज़ रखेंगे और sin 3x का क्या होता है cos 3x और मल्टीप्लाई में फिर 3x का करेंगे तो 3, है ना। थीटा जो है अगर x से कुछ अलग है तो उस थीटा का भी दोबारा से डेरिवेटिव किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू में sin 3x प्लस का 3x cos 3x, ठीक है। इसको ऐसे रख दो, अब इसका डबल डेरिवेट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके मतलब इन क्वेश्चनों में ना डिटेलिंग में नहीं दिखा रहा, बट आपको क्वेश्चन सही से समझा दूंगा। डिटेलिंग आप पेपर में ज़रूर करें, ठीक है ना। इसमें जैसे कि लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में ज़रूर करें। अब देखो sin 3x का क्या होता है cos 3x और 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 प्लस 3 को बाहर रहने दे। अब x × cos x का दोबारा से डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ cos 3x आएगा, x का क्या हो जाएगा 1 cos 3x एज इट इज़ प्लस फिर x को एज इट इज़ और cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin 3x और इंटू में 3, ठीक, बहुत ही सिंपल। d² इक्वल टू में 3 cos 3x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 3 cos 3x प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंदर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और देखो 3 यहाँ भी है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा 9x sin 3x, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन में लाना क्या था, इसमें 3 cos 3x और 3 cos 3x 6 cos 3x हो जाएगा और माइनस का 9 और देखो x sin 3x है तो x sin 3x किसके बराबर था, x sin 3x y के बराबर था। तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पर y, ये टर्म इधर आ जाएगी तो d²y/dx² प्लस का 9y और माइनस का 6 cos 3x इक्वल टू में 0। अब देखो आ गया अपने आप ही, d²y/dx² प्लस का 9y और माइनस का cos 3x इक्वल टू में 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन को बस इतना देखें कि उसमें चाहिए क्या, उसमें जो चाहिए उसकी तरह आप सॉल्व करते रहो। बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं होगा। नोट करिए इसे फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करना क्या होता है कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है तो वाई वाली टर्म वाई के साथ जाएगी और एक्स वाली टर्म एक्स के साथ जाएगी। बस एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि डी वाई और डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओगे और इस वाली वैल्यू को इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है tan इनवर्स x। देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर रुक जाओगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने आपके लिए फॉर्मूले अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस का c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही आएगा, बस थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखा दोगे, जैसे कि फॉर्मूले भी दिखा दोगे साइड में कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x होता है, तो उसके बेटर आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट ऐसे ही करना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बॉल निकाली और फिर से उसमें कलर देखा और उसको फिर से उसमें पुट कर दिया, तो इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, मतलब दोबारा से रिप्लेस कर दी उसने। तो इसका मतलब क्या है कि विद रिप्लेसमेंट में एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है आपको कि अगर आपने बॉल निकाली, जैसे पहले 10 हैं, बॉल निकाली, चेक करी और फिर से उसमें रख दी, तो टोटल बॉल फिर से कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है ना। विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ बॉल्स आर रेड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, दोनों रेड हों। तो देखो दोनों रेड होंगी तो रेड इंटू रेड करना, ठीक है ना, क्योंकि टास्क क्या है हमारा कि 2 बॉल निकालनी है, तो 2 बॉल जब तक निकलिएगा जब तक आप मल्टीप्लाई चलाएंगे, ठीक है ना। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड है आपके पास 8, टोटल है 18, मल्टीप्लाई बाय विद रिप्लेसमेंट है तो मतलब दोबारा से ही 8 हो जाएंगी और टोटल हो जाएंगी 18। तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार में और 2 से 9 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, तो कितना आ गया 16 अपॉन में 81। तो हो गया आपका आंसर। बताओ कितना सिंपल से क्वेश्चन दे रखें, इंपॉर्टेंट हैं ये, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ नॉर्मली तरीके से उठा रखे हैं। देखो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपके प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिकल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही पेपर में आने वाले हैं आपके लिए बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा नंबर का आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है एक सेट है R जिसमें 3 नहीं होगा, B एक सेट है R यानी कि रियल नंबर का जिसमें 1 नहीं होगा। मतलब डोमेन के अंदर 3 नहीं होना चाहिए और इमेज के अंदर आपके पास 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अब आगे क्या कह रहा है, फंक्शन a टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 2, fx इक्वल टू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, ठीक है। इज़ 1 1 एंड ऑन 2 पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 1 ऑन 2 के लिए 1 1 के लिए देखो क्या करना होता है कि एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई रखना होता है और इसका जो आंसर है वो x इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आंसर आ जाता है तो कहेंगे कि 1 1 फंक्शन है। तो करके देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई, एफ एक्स का मतलब तो यही हो जाएगा जहाँ पर x की जगह पर आप यही क्वेश्चन रख दोगे, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। जब एफ वाई रखोगे तो एफ वाई में क्या होगा कि जहाँ x लिखा है वहाँ पर y लिख दिया जाएगा बस। तो y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं। x को इससे करा तो xy, x को 3 से करा तो माइनस का 3x, 2 को इससे करा तो माइनस का 2y और प्लस का 6 इक्वल टू में x को y से करा तो xy, x को 2 से करा तो माइनस का 2x, 3 को इससे करा तो माइनस का 3y और प्लस का 6, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल, xy से xy कैंसिल, x वालों को एक साथ ले लेना। तो 2x इधर है तो इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3y इधर है तो उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू में y हो गया। तो इसका मतलब क्या है,
ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखते हुए हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू में y। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए ना सबसे पहले जो एफ एक्स दे रखा होता है हमें x माइनस 2 अपन में x माइनस 3, इसमें से एफ एक्स की वैल्यू को y मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे y मानते हैं, फिर y की वैल्यू y को मानते हुए इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो कैसे फाइंड करनी होती है, देखो x की वैल्यू फाइंड करो पहले। तो ये उधर जाएगा तो एक्स वाई माइनस का 3y और x माइनस 2। अब x वालों को एक साथ ले लो तो एक्स वाई ये इधर आएगा तो माइनस का x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, 3y माइनस का 2, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा इनमें से, y माइनस 1 3y माइनस 2, ये नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है ना आपकी, इस वैल्यू को आप पुट करोगे किस में, फंक्शन में पुट करोगे। यानी कि आपके पास फंक्शन क्या था, आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। तो यहाँ पर x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, ये 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। तो यहाँ पर जो x है ना उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2, ये वाला रखने है ना, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 और ये माइनस का 2 डिवाइड बाय, ऐसे ही यहाँ पर x की जगह पर 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 और साथ में ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम से तो एलसीएम कट जाएगा आपस में, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 2, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y और प्लस का 2 अपॉन में ऐसे ही हो जाएगा 3y माइनस 2 और माइनस का 3y और प्लस का 2। तो 3y से 3y कैंसिल और प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपके पास y और ये हो जाएगा आपके पास सॉरी यहाँ गलती हो रही है कुछ, 3 हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1। तो 3 प्लस का 3 और माइनस का 2 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई। अगर एफ एक्स की वैल्यू y के बराबर आ जाती है इस क्वेश्चन को पुट करते समय, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखने पर x इक्वल टू वाई आ जाता है तो वो 1 1 है, और एफ एक्स की जगह पर y रखकर x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करना, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो PDF होगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब लिंक शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको फॉर्मूले भी मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से आप रिवाइज़ करना कि पहले आप इन क्वेश्चनों को देख लेना और PDF फिर ओपन करना, फिर अपने आप क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगर अपने आप हो जा रहे हैं तो बहुत बेटर बात है, अगर अपने आप नहीं हो रहे तो ट्राई करना कि अपने आप ही हो, ठीक है। जब तक आप अपने हाथों से इनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो को देखने में ज़्यादा लेंथी ना लगे, ये वीडियो बड़ी ना लगे आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए और जो भी बात हो, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।